नमस्कार मित्रों, उड़ान स्टडी राजस्थान यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मित्रों, रीट एग्ज़ाम के लिए आरबीएससी की जो बुक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आरबीएससी बुक की क्लास टेंथ है एसएसटी, उसकी मैं ये आज वीडियो श्रृंखला आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। आज अपन बात करेंगे उसके 10th क्लास के अंदर मौर्य वंश है, बहुत ही शानदार दिया हुआ है दोस्तों। यदि आप उस 10th क्लास की मौर्य वंश देख लेते हो तो मौर्य वंश से बाहर किसी भी टाइप का है क्वेश्चन नहीं आएगा। मैंने पूरी विस्तार से इसके अंदर है विश्लेषण किया है। तो देखो, वीडियो करते हैं स्टार्ट। मौर्य वंश 16 महाजनपदों में से एक मगध का एक साम्राज्य के रूप में आविर्भाव हर्यक वंश के समय हुआ। मगध वंश है, मगध जो राज्य है वो कब हुआ था? हर्यक वंश के समय। और कालांतर में मगध ने प्राय समस्त उत्तर भारत पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था। स्थापना मौर्य वंश की। मौर्य वंश से पूर्व मगध पर नंद वंश के घनानंद का शासन था। तो मौर्य वंश से पहले मगध पर किसका शासन था? तो घनानंद का था। घनानंद को हराकर कौटिल्य के शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की है वो स्थापना की थी। मौर्य वंश के संस्थापक कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य देखो 322 बीसी से 298 बीसी के मध्य इनका कार्यकाल रहता है। अंतिम नंद शासक घनानंद को इन्होंने पराजित किया था। 322 बीसी में 25 वर्ष की आयु में सिंहासनारूढ़ हुए थे। सिंहासन पर कब बैठे थे? 25 वर्ष की आयु में चंद्रगुप्त मौर्य। 305 बीसी में तत्कालीन यूनानी शासक सिकंदर सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया, वे संधि की। देखो, सेल्यूकस निकेटर है, इनको है चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 बीसी में पराजित किया था और उनके साथ में एक संधि की। और उस संधि के माध्यम से देखो चंद्रगुप्त को 500 हाथी के बदले 500 हाथी है चंद्रगुप्त ने दिए थे। किसको? सेल्यूकस निकेटर को। और उसके बदले में इन्हें क्या प्राप्त हुआ था? अफगानिस्तान, बलूचिस्तान और सिंध नदी के क्षेत्र है वो प्राप्त हुए थे चंद्रगुप्त मौर्य को। सेल्यूकस ने अपनी पुत्री का विवाह, देखो मित्रों, पुत्री का जो है पुत्री का नाम है कोई भी बुक में ऑथेंटिक रूप से नहीं मिलता है, फिर भी यदि आए तो ऐसा पूछेगा नहीं, और हेलना नाम था। विवाह चंद्रगुप्त से कर दिया और मेगस्थनीज को अपने राजदूत के रूप में दरबार में भेजा। तो 10th की जो बुक है उसके बाहर से मित्रों कोई क्वेश्चन पूछते ही नहीं है अपने रीड के अंदर, ठीक है ना। तो कौन सा राजदूत है यहाँ पर रखा था? मेगस्थनीज को, ठीक है। साम्राज्य क्षेत्र, तो चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य क्षेत्र क्या था? काबुल, हेरात, कंधार, बलूचिस्तान, पंजाब, गंगा यमुना का मैदान, बिहार, बंगाल, गुजरात, विंध्य व कश्मीर, इतने जो वर्तमान क्षेत्र है इनके बीच में इनका राज्य वह था। साम्राज्य विस्तार का वर्णन कहाँ से मिलता है अपने को? और देखो, तमिल ग्रंथ है। तमिल ग्रंथ कौन से है? एनानूरू और मुरनानूरू के अनुसार उन्होंने दक्षिण भारत पर भी है आक्रमण किया था। देखो, ये जो साम्राज्य विस्तार के तहत है एनानूरू और मुरनानूरू जो ग्रंथ है तमिल के, उसके अनुसार दक्षिण भारत पर भी चंद्रगुप्त मौर्य ने आक्रमण किया था। अंतिम समय में चंद्रगुप्त जो मौर्य था, इसके भद्रबाहु से जैन धर्म की इन्होंने है दीक्षा ग्रहण की थी। और 298 बीसी में श्रवण बेलगोला जो कि मैसूर कर्नाटक में है, यहाँ पर है उपवास करके, मतलब संथारा विधि से, कौन सी विधि? संथारा विधि से है इन्होंने है अपना देह त्याग दिया था। तो अंतिम धर्म में किस धर्म के ये अनुयायी रहे थे अंतिम समय में? जैन धर्म के, ठीक है। और ऐसा आ जाता है किन से इसने दीक्षा ग्रहण की थी? तो भद्रबाहु से की थी। बात करते हैं मित्रों बिंदुसार की, ठीक है। 298 बीसी से 272 बीसी के मध्य चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र व उत्तराधिकारी था बिंदुसार। यूनानी लेखक इन्हें अमित्रोचैटम कहते हैं। यूनानी लेखक क्या कहते हैं? अमित्रोचैटम। और वायु पुराण के अनुसार इनका नाम भद्रसार मिलता है और जैन ग्रंथों में इसका नाम है सिंहसेन मिलता है। मित्रों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अमित्रोचैटम, भद्रसार या सिंहसेन किस मौर्य सम्राट के लिए है प्रयुक्त हुआ है? तो बिंदुसार के लिए। दिव्यावधान के अनुसार इसके शासनकाल में तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए थे। दिव्यावधान जो जैन ग्रंथ है उसके अनुसार बिंदुसार के समय तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए थे। और इस विद्रोह में बिंदुसार ने पहले तो अशोक को भेजा, 2 विद्रोह में, पहले विद्रोह में अशोक को और दूसरे विद्रोह में इन्होंने सुसीम को भेजा था। इनके दरबार में यूनानी शासक एंटियोकस प्रथम ने डायमैक्स नामक व्यक्ति को राजदूत के रूप में नियुक्त किया था। अब देखो,
यहाँ पर पहले तो मेगास्थनीज था राजदूत चंद्रगुप्त मौर्य के समय। तो बिंदुसार के समय राजदूत कौन था? यूनानी देखो शासक किसने भेजा था? एंटियोकस ने। और इसका नाम क्या है राजदूत का? डाइमैक्स है। और प्लिनी के अनुसार मिस्र नरेश, प्लिनी क्या बताते हैं? मिस्र नरेश जो फिलाडेल्फस थे, इन्होंने डियानिसियस नामक राजदूत है यहाँ पर है बिंदुसार की राज दरबार में भेजा था। अब बात करते हैं मित्रों अशोक के बारे में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मौर्य साम्राज्य जब पढ़ते तो अशोक का है ज़्यादातर है क्वेश्चन आते हैं। तो जैन अनुश्रुतियों के अनुसार इन्होंने पिता की इच्छा के विरुद्ध मगध के शासन पर अधिकार किया था। अब जैन अनुश्रुत्य हैं, उनके अनुसार ये बताया जाता है कि इन्होंने पिता की इच्छा के विरुद्ध है यहाँ पर अधिकार कर लिया था। अब देखो विस्तार से ये देखें, परंतु अपन यहाँ बात केवल 10th क्लास के अंदर से देख रहे, फालतू का कचरा यहाँ इकट्ठा नहीं करना है, इतना डीपली नहीं जाना है, इसलिए मैं जो यहाँ 10th की है वही बात कर रहा हूँ, बाकी अलग बात यहाँ पर ऐड नहीं करना चाह रहा हूँ मैं। दक्षिण भारत से प्राप्त मास्की और गुर्जरा जो अभिलेख हैं अशोक के नाम मिलते हैं। देखो अभिलेख लेखों में किसका नाम मिलता है? अशोक का। मास्की और गुजरा में अभिलेख से विभूतियां देखो कौन सी प्राप्त होती है? अशोक के नाम क्या मिलते हैं अभिलेखों में? तो देवानाम पिय और देवानाम पियदसी, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आया हुआ है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। देवानाम पिय और देवानाम पियदसी किसके नाम थे? तो अशोक के थे। इनका विवाह है विदिशा की राजकुमारी से हुआ था और जिनसे संघमित्रा और महेंद्र दो संघमित्रा पुत्री और महेंद्र पुत्र है वो जन्म लिया। इनके अभिलेखों में जो रानी का नाम मिलता है मित्रों, अभिलेखों में इनकी रानी का नाम है कारुवाकी मिलता है। राज्याभिषेक है मित्रों 269 बीसी में हुआ था। तो ये ध्यान रखना, राज्याभिषेक है इन्होंने 3 वर्ष बाद में करवाया था, जब राजगद्दी पे बैठ गया था उसके बाद है, 3 वर्ष के बाद में है अशोक ने अपना राज्याभिषेक करवाया था। राज्याभिषेक के 7 वर्ष बाद कश्मीर व खैतान पर इन्होंने अधिकार प्राप्त कर लिया था। अशोक ने राज्याभिषेक के 7 वर्ष बाद में यहाँ पर एक खोतान और कश्मीर में जो कि उत्तर भारत में पड़ते हैं वहाँ पर अधिकार प्राप्त कर लिया था। राज्याभिषेक के 8वें वर्ष, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राज्याभिषेक के 8वें वर्ष कलिंग, ठीक है ना, कलिंग पर आक्रमण किया। और यहाँ पर जो कलिंग के राजा का नाम मिलता है मित्रों, हाथी गुम्फा जो अभिलेख है उसके अनुसार राजा नंदराज मिलता है, ठीक है ना। कलिंग का नाम क्या मिलता है? हाथी गुम्फा अभिलेख के अनुसार कलिंग के राजा थे नंदराज, पर आक्रमण किया और 1 लाख लोग मारे गए। फलतः मतलब इस 1 लाख मारे गए, 1 लाख लोग जो मारे गए उसके अनुसार है अशोक ने शस्त्र त्याग दिया। भयंकर नरसंहार हुआ था और शस्त्र त्यागने की घोषणा कर दी थी। किस में की थी? कलिंग युद्ध में की थी। कलिंग युद्ध कब हुआ था? राज्याभिषेक के 8वें वर्ष हुआ था, ये ध्यान रखना है आपको। क्वेश्चन ही ऐसा ही आएगा, राज्याभिषेक के कौन से वर्ष, ऐसा नहीं आएगा 261 बीसी में। मगध साम्राज्य के अंतर्गत कलिंग की राजधानी है वो धौली और तोसाली बनाई गई, ठीक है ना। मगध साम्राज्य के अंतर्गत है, कलिंग की राजधानी क्या थी? जब कलिंग को जीत लिया अशोक ने तो कौन सी राजधानी बनाई थी? धौली या तोसाली। श्रमण निग्रोध, जो श्रमण निग्रोध है वह उपगुप्त के प्रभाव में आकर बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था अशोक ने, ठीक है। श्रवण निग्रोध नाम आता है और एक उपगुप्त नाम आता है, ज़्यादातर उपगुप्त से संबंधित क्वेश्चन बनते हैं। और बौद्ध धर्म है स्वीकार कर लिया था, किन के प्रभाव में आकर? उपगुप्त के प्रभाव में आकर। जो कल्याणी की राजतरंगिणी है कश्मीर के, ये इतिहास बताता है, कल्याणी की राजतरंगिणी के अनुसार अशोक बौद्ध धर्म स्वीकार करने से पूर्व शिव का उपासक था। अब कल्याण क्या बताते हैं अपनी राजतरंगिणी में? जो शिव अशोक था वो बौद्ध धर्म स्वीकार करने से पहले किसका उपासक था? शिव का। बौद्ध गुरु मोगलीपुत्तिस के प्रभाव से 4 गुफाओं का इन्होंने निर्माण करवाया था। और ये गुफाएं कौन सी है? सुदामा, चापार, विष्णु झोपड़ी और कर्ण। ये मित्रों आपको पता है तो औरंगाबाद में है, ठीक है। राज्याभिषेक के 10वें वर्ष में बोध गया, 10वें वर्ष के राज्याभिषेक के 10वें वर्ष है अशोक बोध गया। और 20वें वर्ष में लुम्बिनी, ये इंपॉर्टेंट है, लुम्बिनी की यात्रा कब की थी? 20वें वर्ष की थी। और इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? तो इन्होंने अपना है कर घटा दिया था, 1/6 से घटाकर 1/8 कर दिया, ठीक है। 8वां भाग कर के रूप में स्वीकार किया था, बाकी जगह है वो यहाँ पहले 1/6 लिया करते थे। सीमावर्ती स्वतंत्र राज्य इनके कौन कौन से थे अशोक के? तो सीमावर्ती राज्य देखो चोल, चेर, पांडे, केरल के समीपवर्ती जो भी राज्य थे वो सारे थे।
राज्याभिषेक से संबंधित लघु शिलालेखों में अशोक ने स्वयं को बुद्ध शाक्य बताया है ना। अशोक ने लघु शिलालेखों में अपने को क्या बताया है, बुद्ध शाक्य बताया है। अब धम्म क्या था अशोक का? मनुष्य की नैतिक उन्नति हेतु अशोक द्वारा जिन आदर्शों का प्रतिपादन किया गया उन्हें धम्म की संज्ञा दी गई। धम्म की परिभाषा दूसरे व 7वें स्तंभ लेख में मिलती है। ये इंपॉर्टेंट है। अशोक ने अपनी धम्म की परिभाषा है कौन से अभिलेख में दी है? दूसरे व 7वें अभिलेख स्तंभ लेख में। तीसरे अभिलेख के अनुसार धम्म में अल्प संग्रह तथा अल्प व्यय का भी विधान किया गया है। तीसरे के अंदर क्या किया गया है? अल्प संग्रह करने को कहा गया है और अल्प व्यय भी करने को कहा गया है। भाब्रू शिलालेख में बुद्ध के त्रिरत्न, देखो भाब्रू शिलालेख है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखोगे। शिलालेख में बुद्ध ने त्रिरत्न कौन से है? बुद्ध, धम्म और संघ के प्रति अपनी आस्था है वो प्रकट की है। किस शिलालेख में? भाब्रू शिलालेख में। सांची जो कि रायसेन एमपी में है, सारनाथ जो कि वाराणसी यूपी में है, स्तंभ जो लघु स्तंभ लेख है में कौशाम्बी तथा पाटलिपुत्र के महामात्रों को संघ में फूट डालने वाले भिक्षु भिक्षुणियों को बहिष्कृत का आदेश दिया है। अब ये जो है ये जानकारी क्या देते हैं? तो बुद्ध ने आदेश दिया था कि अशोक ने आदेश दिया था कि जो कि बौद्ध धर्म के अंदर जो भी फूट पिला रहे हैं भिक्षु भिक्षुणी हैं उनको है बहिष्कृत कर दिया जाए। ऐसा आदेश है वो देते हैं सांची और सारनाथ के स्तंभलेख में। प्रथम जो शिलालेख है, प्रथम शिलालेख में यज्ञ में पशु बलि निषेध की विज्ञप्ति जारी की गई है। प्रथम शिलालेख है अशोक का, उसके अंदर है जो भी यज्ञ होता है उसके अंदर है वो पशु बलि है वो नहीं दी जाएगी। विहार यात्रा क्या थी अशोक की? तो विहार यात्रा के में देखें तो राजा द्वारा पशुओं का शिकार करना, ठीक है ना, अशोक की नहीं थी, पहले ही विहार यात्रा चलती थी अशोक से पहले। तो विहार यात्रा की जगह अशोक ने क्या कर दिया था? धम्म यात्रा शुरू कर दी थी। धम्म यात्रा क्या थी कि बौद्ध स्थानों की यात्रा जिसमें ब्राह्मणों और वृद्ध ऐसाइयों को स्वर्ण दान दिया जाता था, है ना। बौद्ध के जितने भी स्थान थे वहाँ पर यात्रा करते और वहाँ पर जो भी ब्राह्मण और ऐसाई लोग हुआ करते थे उनको है दान दिया करता था अशोक। प्रति 5 वर्ष अनुसंधान, ये इंपॉर्टेंट है। अनुसंधान क्या है? तो प्रति 5वें वर्ष कर्मचारियों, राज्यों को एवं युक्तियों को धर्म प्रचार हेतु यात्रा पर जो भेजता था अशोक, उसे अनुसंधान कहा गया है। धम्म मामात्र एक पद है। तो राज्याभिषेक के 14वें वर्ष, राज्याभिषेक के कौन से वर्ष? 14वें वर्ष जनता में धम्म प्रचार करने हेतु उन्होंने दानशीलता, कल्याणकारी कार्य हेतु प्रोत्साहन करने से कैदियों को मुक्त कर दिया गया और ये सारे कार्य किए गए थे। दान किया गया था, कल्याणकारी कार्य किए गए थे और जितने भी कैदी थे उनको है मुक्त कर दिया गया था। अभिलेख क्या थे? देखो अभिलेखों में क्या मिलता है? जनता को अभिलेखों के माध्यम से संबोधित करने वाला अशोक पहला शासक था। जनता को अभिलेखों के माध्यम से भारतीय इतिहास में जनता को संबोधित करने वाला अभिलेखों से कौन सा राजा था? तो अशोक था, जिसकी प्रेरणा उसे कहाँ से मिली? ईरानी राजा दारा से मिली थी, जिसका नाम डेरियस प्रथम भी था। लिपि कौन सी थी? देखो जो भी अशोक के शिलालेख मिले हैं, लेख मिले हैं, इसमें लिपि कौन सी थी? मुख्यतः लिपि ब्राह्मी थी, परंतु मंदसौरा, ठीक है ना, मंदसौरा और शाहबाज गढ़ी है, इसमें है इनकी कौन सी लिपि मिलती है? खरोष्टी। तो ये आप ध्यान रखोगे, खरोष्टी लिपि है कौन से शिलालेखों पर उकेरित मिली है? तो मंदसौरा और शाहबाज गढ़ी में। दूसरे व तीसरे अभिलेख में यवन नरेश आंटियोकस सेकेंड का उल्लेख मिलता है। इन्हें पढ़ने में पहली बार, देखो अभिलेखों को पढ़ने में पहली बार जो सफलता मिली है वो किसे मिली थी? जेम्स प्रिंसेप को मिली थी। ताम्रवाणी, जो कि श्रीलंका को ताम्रवाणी के नाम से जाना जाता था, राजा तिस, श्रीलंका के राजा तिस ने अशोक से प्रभावित होकर देवानाम पिय की उपाधि धारण की थी। मैंने पहले भी जिक्र किया था, देवानाम पियदसी और देवानाम पिय यह अशोक की उपाधि है और इनसे प्रभावित होकर है श्रीलंका के जो राजा थे राजा तिस, इसने भी देवानाम पिय है वो उपाधि धारण की। इनके द्वारा अपने दूसरे राज्याभिषेक में आमंत्रित करने पर अशोक ने, देखो देवानाम पिय है मतलब राजा तिस है, इसने अपना जो दूसरा 2 बार राज्याभिषेक करवाया था, मतलब ये उपाधि धारण की थी, बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था तब। तो अशोक ने
पुत्र महेंद्र को बोधि वृक्ष का भाग देकर है वहां पर भेजा था। किसे भेजा था? महेंद्र को भेजा था। 40वें वर्ष, देखो 40 वर्ष शासन किया था अशोक ने, और फिर है अशोक की मृत्यु कब हो जाती है? 232 ईस्वी में, ठीक, ईसा पूर्व। अशोक के उत्तराधिकारी की बात करें मित्रों, अशोक के उत्तराधिकारी तथा मौर्य साम्राज्य का पतन कैसे हुआ? तो अशोक के बाद अगले 50 वर्ष तक है उसके कमजोर उत्तराधिकारियों का शासन रहा था मौर्य साम्राज्य का, ठीक है। अशोक के बाद कुणाल राजा बना और जिसे दिव्यावधान में धर्म विवर्धन कहा गया है। देखो, कुणाल को दिव्यावधान में क्या कहा गया है? धर्म विवर्धन कहा गया है। और राजतरंगिणी में के उस समय कश्मीर का शासक जालोक था। राजतरंगिणी में ये बताया गया है कि जब मगध का राजा कुणाल था उस टाइम है कश्मीर का शासक कौन था? जालोक था। तारानाथ के अनुसार अशोक का पुत्र वीरसेन है गंधार का स्वतंत्र शासक था। तो गंधार का है अशोक का पुत्र वीरसेन है। कौन बताते हैं? तिब्बती इतिहासकार तारानाथ बताते हैं कि गंधार का स्वतंत्र शासक है वीरसेन बन गया था। कुणाल के अंधा होने के कारण, कुणाल को अंधा हो गया था, अंधा करवा दिया गया था, के कारण मगध का प्रशासन है उसके पुत्र संप्रति के हाथ में आ गया और कुणाल के पुत्र दशरथ ने भी मगध पर शासन किया और नागार्जुनी गुफाएं आजीविकों को दान में दे दी। अंतिम जो मौर्य सम्राट है मित्रों बृहद्रथ था जिसकी हत्या है ब्राह्मण मंत्री, उन्हीं के जो मंत्री था पुष्यगुप्त शुंग ने की और स्वयं ने मगध पर शासन करके शुंग वंश की स्थापना कर दी थी 185 ईसा पूर्व में, ठीक है। किसने? तो मौर्य साम्राज्य के बाद में, मौर्य वंश के बाद में कौन सा शासक आ जाता है मगध पर? तो शुंग वंश आ जाता है। अब बात करते हैं मौर्य प्रशासन की मित्रों। तो फटाफट से मैं आपको यहाँ पर रिवाइज करवा देता हूँ कि भारत में प्रथम बार केंद्रीकृत जो शासन व्यवस्था है वो कहाँ से शुरू होती है? तो मौर्य वंश से शुरू होती है। मौर्य प्रशासन इन्होंने है शासन को है केंद्रीकृत कर दिया था। सत्ता का केंद्रीकरण राजा के हाथ में था, परंतु राजा है वो निरंकुश नहीं था, ठीक है। कौटिल्य द्वारा निर्दिष्ट राज्य के 7 अंग बताए गए हैं और 7 अंग कौन से हैं? राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोश, सेना और मित्र। यह है कौटिल्य के द्वारा बताए गए राज्य के लिए अनिवार्य जो 7 अंग है वो है। उपदा परीक्षण, राजा द्वारा मुख्यमंत्री व मंत्रियों की नियुक्ति से पूर्व चरित्र की जांच की जाती थी, जिसे क्या कहा जाता था? उपदा परीक्षण कहा जाता था। मित्रों मैं वही बता रहा हूं जो कि आरबीएससी 10th क्लास के अंदर दिया गया है और वही है रीट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। केंद्रीय प्रशासन में अर्थशास्त्र, देखो अर्थशास्त्र जो कौटिल्य के द्वारा लिखी गई थी, इनका बहुत ही अहम रोल है मौर्य प्रशासन या मौर्य काल को है स्रोत के रूप में प्रस्तुत करने के लिए। तो 18 विभागों में जिन्हें तीर्थ कहा जाता था, अर्थशास्त्र में है मौर्य प्रशासन को है केंद्रीय प्रशासन को 18 विभागों में विभाजित किया गया था और 18 क्या कहलाते थे? तीर्थ कहलाते थे और तीर्थों का अध्यक्ष है महामात्र कहलाता था, ठीक है ना। तो 18 महामात्र थे। सर्वाधिक महत्वपूर्ण तीर्थ है मित्रों मंत्री तीर्थ। बोले तो पद मंत्री, पुरोहित, सेनापति और युवराज थे। समाहर्ता क्या था मित्रों? यहाँ पर ये 2 ही दर्शाए गए हैं, तो ये ध्यान रखना इनमें से ही क्वेश्चन उठेगा। तो इसका कार्य है राजस्व एकत्रित करना। तो ऐसा आ सकता है कि मौर्य प्रशासन में साम्राज्य में जो राजस्व एकत्रित करते थे उन्हें किस नाम से जाना जाता था? तो समाहर्ता। आय व्यय का ब्यौरा रखना, वार्षिक बजट तैयार करना। अब सन्निधाता या कोषाध्यक्ष, सन्निधाता को मैंने कोषाध्यक्ष लिखा है, सन्निधाता है कोषाध्यक्ष का काम करता था। राज्य के विभिन्न विभागों में कोष, गृह व अन्नागार बनवाना है इसका कार्य था। अर्थशास्त्र के 26 विभागाध्यक्ष, देखो अर्थशास्त्र में है 26 विभाग अध्यक्ष बताए गए हैं, उसमें जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने यहाँ पुटअप किए हैं। कोषाध्यक्ष, शीताध्यक्ष, शीताध्यक्ष कौन था? कृषि विभाग का प्रमुख। पण्याध्यक्ष, व्यापार विभाग का प्रमुख। सूत्राध्यक्ष, कताई और बुनाई विभाग का प्रमुख। लूनाध्यक्ष, बूचड़ खाने का प्रमुख। विविधताध्यक्ष, चारागाह का प्रमुख। लक्षणाध्यक्ष, मुद्रा जारी करने का अध्यक्ष। और मुद्राक्ष, पोतवाध्यक्ष। नाव विभाग, देखो इस टाइम है समुद्री सेनाएं भी थी इनके पास में, तो इसका प्रमुख था। बंदना राग अध्यक्ष। आठवीक है वन विभाग का अध्यक्ष था।
अब प्रांतीय प्रशासन मित्रों, प्रांतीय प्रशासन के अंदर अशोक के समय मगध 5 प्रांतों में था। अब मगध के 5 प्रांत कौन से, इनमें से 100% एक क्वेश्चन पुटअप होने की संभावना है। तो उत्तरापद है, इनकी राजधानी क्या थी? पहले तो ये जो राजधानी है वो आप याद रखोगे। उत्तरापद की राजधानी है मित्रों तक्षशिला थी, ठीक है। और फिर राज्य है 5 प्रांतों में था, तो दूसरा प्रांत है अवंती राष्ट्र था। तो अवंती की राजधानी उज्जैनी थी, कलिंग की राजधानी तोसली थी, दक्षिणापद की राजधानी सुवर्णगिरी थी और मध्य देश की राजधानी पाटलिपुत्र थी। मध्य देश मतलब मगध ही था। अब देखो यहाँ पर ये जो राजधानी है ये आपको याद करनी है। प्रांतों का शासन राजवंशी कुमारों और आर्यपुत्रों, मतलब राजा के जो पुत्र हुआ करते थे, प्रांतों का जो 5 ऊपर मैंने ये प्रांत बताए हैं, इनका है शासन है, इन्हीं के पास में रहता था। प्रांत विषय में विभक्त, जिसका अध्यक्ष विषयपति होता था, और एक प्रांत है किसमें विभक्त होता था? विषय में, और जिसका है विषयपति होता था। जिले का प्रशासन अधिकारी स्थानिक होता था, जिसे समाहर्ता के अधीन काम करना होता था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई मित्रों गोप थी, ठीक है मित्रों। गोप माना जाता था प्रशासन की मुख्य जो सबसे छोटी इकाई होती थी, उसका अध्यक्ष, जो 10 गांवों का शासन है वो संभालता था। तो 10 गांवों का समूह है, उसका अध्यक्ष कौन होता था? गोप होता था। अब इंपॉर्टेंट है नगर प्रशासन। नगर प्रशासन मित्रों मगर मेगास्थनीज के अनुसार नगर का शासन प्रबंध है 30 सदस्यों की 6 समितियों में विभक्त था, ठीक है ना। 6 समितियां थी, मान लो 30 सदस्य हैं, 6 समितियां हैं, तो प्रत्येक में कितने हो जाएंगे मित्रों? 5-5 सदस्यों की थी, ठीक है ना। प्रत्येक में 5 सदस्य थे। प्रथम समिति है उद्योग शिल्पों का निरीक्षण करने वाली। द्वितीय समिति है मित्रों विदेशियों की देखरेख रखने के लिए। तृतीय समिति है मित्रों जन्म मरण का लेखा जोखा करने वाली। चतुर्थ समिति व्यापार और वाणिज्य का देखने के लिए। पंचम समिति है मित्रों निर्मित वस्तुओं के विक्रय का निरीक्षण करने के लिए। छठी समिति विक्रय मूल्य का 10वां भाग बिक्री कर के रूप में वसूलने के लिए थी। और ये देखो 6 समितियां थी, प्रत्येक में 5 सदस्य हुआ करते थे। इनका सैन्य व्यवस्था कैसी थी? तो एक पृथक सैन्य विभाग था जो 6 समितियों में विभक्त था। जो सैन्य विभाग अलग था और उसमें 6 समितियां हुआ करती थी और प्रत्येक में 5 सदस्य, मतलब 30 सदस्यों वाले। सेना के 5 विभाग थे, पैदल, अश्व, हाथी, रथ और नौसेना। तो मौर्य काल में नौसेना थी, ठीक है ना। अब अंतपाल कौन था? तो सैनिक प्रबंध की देखरेख करने वाला जो अधिकारी था उसे किस नाम से जाना जाता था? अंतपाल के नाम से। और यह सीमांत क्षेत्र का व्यवस्थापक भी हुआ करता था। मेगास्थनीज के अनुसार, मेगास्थनीज ने अपनी इंडिका में क्या बताया है कि अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य के पास में 6 लाख पैदल, देखो ये सैनिक कितने थे, 50,000 अश्व, 9,000 हाथी और 800 रथों से सुसज्जित सेना थी। बहुत विशाल सेना थी। और इनकी न्याय व्यवस्था कैसी थी? तो सम्राट न्याय व्यवस्था का सर्वोच्च अधिकारी हुआ करता था और सर्वोच्च न्यायालय पाटलिपुत्र में था। सर्वोच्च न्यायालय कहाँ था? पाटलिपुत्र में था। धर्मस्थलीय न्यायालय है 3 धर्मस्थ व 3 अमात्यों द्वारा प्रबंधित है किया जाता था। साहस, देखो जो धर्मस्थलीय न्यायालय है इसके अंदर साहस विभाग था और दंड पारुष्य या वाक पारुष्य था। इसके अंदर 2 विभाग थे। तो साहस के अंदर तो कौन से थे? जो साहस करके काम करते थे, मतलब ऐसे ही फालतू के काम साहस करके, चोरी डकैती और लूट का काम करते थे, उसे साहस के अंदर रखा गया। और दंड पारुष्य और वाक पारुष्य जो है वो कुवचन बोलने वाले, मारपीट करने वाले, मानहानि के मामले, ये सारे मामले हैं वो दंड पारुष्य में रखे जाते थे। चोरी डकैती लूटपाट के जो मुकदमे थे वो साहस के अंदर रखे जाते थे। तो मित्रों ये था अपना मौर्य काल से, ठीक है ना, मौर्य वंश से संबंधित। और 10th की बुक के अंदर इतना है, एक लाइन भी आपको यहाँ से एक्स्ट्रा नहीं मिलेगी। और आपको ये वीडियो कैसा लगा? यदि इंटरेस्टिंग लगा है तो मैं गुप्त वंश और सारी 10th की बुक है आपके सामने प्रस्तुत कर दूंगा। तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, ठीक है। अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके ही जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।